साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी, यूपीएसआई और एमपीएसआई के लिए स्पेशल क्लास, हिंदी की स्पेशल क्लास, पूरे में से पूरे नंबर लाने वाली क्लास। जैसा कि हम आपको बता दें, एसएससी जीडी की बात करते हैं तो 25 नंबर की हिंदी एसएससी जीडी में आती है, 100 नंबर की हिंदी यूपीएसआई में आती है और 70 नंबर की हिंदी जो है वो एमपीएसआई में आती है। यानी कि आपके सिलेक्शन का एक लार्ज पोर्शन जो है वो हिंदी के द्वारा कवर किया जाता है। तो हिंदी को आपको कमजोरी में नहीं लेना है, हिंदी को आपको बिल्कुल पकड़ बना करके चलना है। हिंदी में हमें पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं और बिल्कुल ला सकते हैं अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं। देखिए, आपने तैयारी हर जगह की होगी, तो आपकी तैयारी किस तरह की है वो इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, ठीक है। सारे नियम बताएंगे और किस तरह से एग्जामिनर आपको फंसा सकता है एग्जाम में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बारंबार में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। अब आप क्या करेंगे, आप जैसे ही बारंबार को देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत एक नियम आएगा कि बारम और बार के बीच में जो है हाइफन लगा होगा, और एग्जामिनर हाइफन लगाकर भी कई बार दे देता है, और आप तुरंत द्वंद्व समास लगा देंगे। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहीं पर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों? आइए आपको एक नया रूल बताते हैं जो सही एग्जाम्पल है, सही रूल है। देखिए, आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आप कहेंगे सर अव्ययी भाव समास कैसे हो जाएगा? हमने तो बारंबार या फिर ऐसी चीजें जिनके बीच में हाइफन लगा होता है वहां पर द्वंद्व पढ़ा है। आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, एक नियम होता है, जब कोई शब्द खुद को बार बार दोहराता है तब वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। सर कैसे? जैसे रातों रात, दिनों दिन, बारंबार, ये ऐसे शब्द होते हैं जहां पर बीच में आपको हाइफन लगा मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको द्वंद्व समास नहीं लगाना है, यहां पर आपको अव्ययी भाव समास ही लगाना है। याद रखिएगा, कोई शब्द खुद को बार बार दोहराए वहां पर आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से आपको एग्जामिनर फंसाता है परीक्षा में। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है? ऑप्शन ए है उसने नहाकर भोजन किया, ऑप्शन बी है वह धीरे धीरे खा रहा था, ऑप्शन सी है उसने मुझे पुस्तक सौंपी, ऑप्शन डी है वह शाम को पहुंचेगा। आंसर की मुंह दिखाई हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, आपको तो समझना है हर एक प्रश्न को। आंसर है इसका ए, उसने नहाकर भोजन किया। अब आप कहें सर ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो आइए आपको पूर्वकालिक क्रिया के बारे में बताते हैं और इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे पहचान लेंगे कि यह एक पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए, जैसे ही पहला काम खत्म हो और तुरंत उसके बाद दूसरा काम प्रारंभ हो जाए तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कि यहां पर क्या कहा है, उसने नहाकर भोजन किया, यानी पहले नहा लिया उसके बाद उसने भोजन किया, यानी पहला काम खत्म हुआ उसके तुरंत बाद उसने दूसरा काम चालू कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब इसकी पहचान या फिर कह सकते हैं ट्रिक क्या होगी, तो कहीं भी पूर्वकालिक क्रिया आए उसमें जो वाक्य होगा उसके बीच में कर शब्द जुड़ा होगा, जैसे नहाकर, खाकर, धोकर, ये शब्द जहाँ पर भी जुड़े होंगे आप तुरंत पहचान लेंगे कि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपसे बोल रहा है, पर्यायवाची तो आपने बहुत सारे याद किए होंगे। आइए देखते हैं आपने कितने पर्यायवाची और कितने अच्छी तरीके से याद किए हैं। तो पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? गौर कीजिएगा, कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं पर जरूर गौर कीजिएगा। चलिए, तो इसकी भी मुंह दिखाई हो गई। चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन ए है तीर, नाराज, ऑप्शन बी है दर्पण, शीशा, ऑप्शन सी है नरक, यमपुर, या फिर ऑप्शन डी है निधि और बेकार। सही आंसर इसका डी, यानी कि निधि और बेकार जो है वो बिल्कुल गलत युग्म है। क्यों? देखिए, निधि का अर्थ होता है खजाना, और खजाना कभी बेकार नहीं होता। ठीक है, तो ये जो युग्म है वो बिल्कुल गलत है। बाकी तीर की बात करते हैं तो तीर और नाराज, नाराज को भी तीर कहते हैं। उसके बाद दर्पण, शीशा एक ही बात है। नरक और यमपुर भी एक ही बात है। कभी कभी इंसान कह देता तुमको मैं यमपुर की सैर करा दूंगा, तो क्या होता है? नरक की ही सैर करा दूंगा, वही एक ही बात है। लेकिन निधि और बेकार जो है वो बिल्कुल गलत है। निधि का अर्थ होता है खजाना और बेकार का इससे कोई युग्म नहीं बन रहा है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत युग्म यहां पर पूछा था। चलिए, कहा सुनी में कौन सा समास है? देखिए, अब यहां पर आप फंसने वाले हैं। ऑप्शन है कर्मधारय, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। अब यहां पर बीच में हाइफन भी लगा है और यहां पर द्वंद्व समास तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, क्या मजाक है भाई? लेकिन मेरे भाई, यहां पर भी एक नया रूल लग रहा है, नया नियम लग रहा है। आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। सर यहाँ पर बहुब्रीहि समास क्यों है? हमने तो ये पढ़ा है जहाँ पर भी हाइफन लगा होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आइए बताते हैं कि बहुब्रीहि समास क्यों है।
तो देखिए, जब किसी शब्द युग्म का एक विशेष अर्थ निकलता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पर कहा सुनी का क्या अर्थ निकल रहा है, अगर कहीं पर कहा सुनी हो रही होगी तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो कहा सुनी का अर्थ लड़ाई से निकल रहा है, यानी एक विशेष अर्थ निकल रहा है, इस वजह से यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे कि गाला गाली का अर्थ क्या होता है कि वहाँ पर गाली गलौज हो रही है, तो एक आप विशेष अर्थ निकाल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि पीताम्बर का अर्थ क्या होता है, पीला है जिसका अंबर, फिर आप अर्थात करके निकालते हैं भगवान विष्णु, यानी एक नया विशेष अर्थ निकालते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। इसी तरह यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास होगा। याद रखिएगा, इस तरह से एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। और अगर आप सक्सेस जंक्शन के साथ बराबर बने रहेंगे तो हम ऐसे प्रश्नों से आपको रूबरू कराते रहेंगे जो आपको दूसरों से अलग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न पसंद में आ रहे हों तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द पुर्तगाली है। ऑप्शन ए है कलगी, ऑप्शन बी है संतरा, ऑप्शन सी है डिप्टी और ऑप्शन डी है गटागट। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी जो संतरा शब्द है वो पुर्तगाली शब्द है। अब शब्दों की बात कर लेते हैं। तो भारतीय भाषा में विदेशों से आए हुए शब्दों को विदेशज या फिर आगत शब्द कहा जाता है। कई बार सीधे परिभाषा आपसे पूछ लेते हैं कि विदेशों से आए हुए शब्दों को क्या कहा जाता है, तो उसे विदेशज या फिर आगत शब्द कहा जाता है। और संतरा जो है वो आपका एक पुर्तगाली शब्द है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि तद्भव तत्सम का गलत युग्म कौन सा है। आपको दो चीज़ों पर गौर करना है। यहाँ पर पहले तद्भव आया है, फिर तत्सम आया है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि गलत युग्म कौन सा है। गलत युग्म जहाँ पर भी आए आपको गलत युग्म बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है अगम अगम्य, ऑप्शन बी है अगहन अष्ट, ऑप्शन सी है कलोल कल्लोल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हम आपको तत्सम और तद्भव के बारे में बता देते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि अगहन और अष्ट शब्द जो है ये युग्म गलत है। देखिए तत्सम क्या होता है, तो तत्सम का अर्थ है जो शब्द संस्कृत से सीधे का सीधा हिंदी में आ गया हो वो क्या कहलाता है, तत्सम। तत् मतलब पहले के जैसा, सम मतलब वैसे का वैसा रूप, तत्सम कहलाता है। ठीक है, अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो 90% केस ऐसा होता है कि इनको बोलने में आपको परेशानी होगी। जैसे सरकरा हो गया, ठीक है, तो आपको मतलब कि कुछ ना कुछ परेशानी होगी। ठीक है, और आपको जो मिक्स जो शब्द होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और जो तद्भव शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, संस्कृत से बदल करके आए होते हैं। मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार उसको तोड़ मरोड़ करके सिंपल बना लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आंसर इसका बी हो गया। जो अगहन शब्द है इसका जो तत्सम होता था वो अग्रहण होता था। ठीक है, अग्रहण को हमने अपने अनुसार बदल करके अगहन बना लिया, लेकिन यहाँ पर इसमें अग्रहण तो दिया ही नहीं, यहाँ पर अष्ट दिया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। बाकी अगम में जो है वो तत्सम शब्द हुआ करता था, अपनी आवश्यकता अनुसार हमने इसको अगम कर लिया। कल्लोल पहले बोला करते थे, उसको अपने आवश्यकता अनुसार हमने कलोल कर लिया जिससे हम आसानी से बोल सकें। तो याद रखिएगा, जिन शब्दों को बोलने में परेशानी होती है उनको हम तत्सम कहते हैं और जिनको हम आसानी से बोल लेते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। 90% केस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो कौन सा पर्यायवाची का जोड़ा सही नहीं है, देखिएगा सही नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अमृत पीयूष, ऑप्शन बी है इशारा संकेत, ऑप्शन सी है उत्कर्ष ताप और ऑप्शन डी है कबूतर या कपोत। आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि उत्कर्ष और ताप इसका गलत युग्म है। देखिए उत्कर्ष का अर्थ होता है सबसे ऊपर या फिर ऊंचाई या फिर प्राचीर पर, और इससे ताप का क्या लेना देना, क्या ही लेना देना भाई, ताप का तो कोई मतलब ही नहीं है उत्कर्ष से, इस वजह से यह गलत युग्म हो जाएगा। बाकी अमृत और पीयूष एक ही शब्द है, अमृत को पीयूष भी कहते हैं, पर्यायवाची बिल्कुल सही है। कबूतर और कपोत बिल्कुल सही है, सही शब्द युग्म है। अब ये कपोत जो है ना, ये कबूतर कैसे बन गया, तो एक गाना था कबूतर जा जा जा, तो जो सिंगर थे उन्होंने बनाना चाहा कि कपोत जा जा जा, लेकिन जो कपोत शब्द है ना वो गाने में फिट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उस कपोत को कन्वर्ट करके कबूतर कर दिया। अब कर दिया कबूतर जा जा जा। ठीक है, खैर ये तो मजाक की बात थी, इससे क्या होगा आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो बाकी इशारा और संकेत ये भी बिल्कुल सेम ही शब्द है, एक ही शब्द है। तो पर्यायवाची शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो जो उत्कर्ष और ताप है ये जोड़ा बिल्कुल गलत है, बाकी सभी बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कौन सा तद्भव तत्सम का युग्म गलत है। फिर से देखिएगा, तद्भव तत्सम का युग्म गलत है, यानी पहले तद्भव आएगा बाद में तत्सम आएगा। देखिए अगर हम चाहते तो आपसे एक शब्द पूछ लेते इनमें से कौन सा तत्सम है या फिर इनमें से कौन सा तद्भव है, लेकिन हम चाह रहे हैं एक प्रश्न में आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्नों की जानकारी मिले, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है ऑब्जेक्टिव विथ डिटेल्स। ठीक है, तो एक ही शब्द में आपको 4 से 5 शब्दों की जानकारी मिलेगी एक ही प्रश्न में, इसीलिए यह क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनमें भी हिंदी आती है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करते हैं, रुपया रोपया, ऑप्शन बी है रैन रजनी, ऑप्शन सी है सेठ सैया और ऑप्शन डी है सांचा सच्चक। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं पहले।
सही आंसर है सी, यानी कि सेठ और सैया का कोई मतलब ही नहीं भाई। सैया मतलब क्या होता है? सैया मतलब लेटने वाली जो पलंग होती है, बेड, उसे हम सैया कहते हैं। और सेठ का मतलब होता है सेठ साहूकार को, आप जानते ही हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी रुपया और रुपया की बात करते हैं तो पहले जब तत्सम बात करते हैं तो रुपया जो है ना वो पहले संस्कृत में रुपया बोला जाता था, ठीक है, या रूपण बोला जाता था। अब उसको हमने अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी हम आसानी से बोल सके तो हमने उसको क्या कर लिया? रुपया कर लिया। तो रुपया का जो तद्भव होगा वो रुपया होगा। रुपया एक तत्सम है और रुपया एक तद्भव शब्द है, ठीक है। रजनी का अर्थ होता है रात्रि, और जो संस्कृत में इसको रजनी बोला करते थे, हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज किया और उसको रैन कर लिया या फिर रात कर लिया। तो रात या रैन क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। और जो रजनी या फिर रात्रि है वो क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। सच्चक बोला करते थे संस्कृत में तत्सम शब्द सच्चक हुआ करता था, लेकिन हमने अपने अनुसार कन्वर्ट किया और उसको सांचा कर लिया या फिर सच कर लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, सच्चक एक तत्सम शब्द है और सांचा एक तद्भव शब्द है। यहाँ पर आपको तत्सम और तद्भव दोनों क्लियर होते हुए नजर आ रहे होंगे। चलिए, आंसर बिल्कुल सी इसका सही आंसर है। चलिए, प्रश्न नंबर 9 है, नगर प्रवेश में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। इसको तोड़ करके देख लिया, बड़ी आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। नगर प्रवेश का अर्थ क्या होगा? नगर में प्रवेश, ठीक है। आंसर इसका ए हो जाएगा, नगर में प्रवेश। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, अगर आपने यहाँ पर पढ़ा होगा समास को, तो में विभक्ति का लोप किस उसमें होता है समास में? तो सही आंसर तत्पुरुष समास, जो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसमें में और पर विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर भी अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। में और पर विभक्ति का इसमें लोप हो रहा है, नगर में प्रवेश इसका विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये हमने लिख दिया, आपको पीडीएफ जो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की बात करते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको चैनल दिख जाएगा, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, डॉट 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 सबकी सुनते हैं, रिक्त स्थान में क्या आएगा? देखिए, अब एग्जामिनर यहाँ पर आपको एक बार फिर से फंसा रहा है। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है वे, ऑप्शन सी है आप, ऑप्शन डी है वो। अब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? भगवान बड़े दयालु हैं, डॉट 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 वो सबकी सुनते हैं, क्या आप ये लगाएंगे, या फिर आप सबकी सुनते हैं, क्या लगाएंगे आप? तो इसका सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर होगा बी, यानी कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। अब आप कहेंगे सर ये वे हमने क्यों लगाया, वे तो बहुवचन है। जी हाँ मेरे भाई, यही बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? देखिए, जब हम किसी को सम्मान देते हैं, ठीक है, भगवान को हम सम्मान देते हैं, तो क्या करते हैं? वे शब्द का यूज करते हैं। जैसे कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसके बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं, वे शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी भी सिंगुलर का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि एसएससी जीडी में 25/25, यूपीएसआई में 100/100 और एमपीएसआई में 70/70 अगर लेना है तो इस चैनल सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि डेली ऐसी वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। एग्जामिनर कैसे आपको फंसाता है, कैसे आपको एग्जामिनर से भी आगे बढ़ करके चलना है, कैसे पूरे नंबर लेकर के आने हैं, सारी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, ठीक है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।